इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दोपहर 12 बजे का, यानी चुनाव का इलेक्शन स्पेशल शो अब की बार किसकी सरकार। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश और पंजाब की हर वो बड़ी चुनावी खबर बताऊंगी जो 2022 में होने वाले सबसे बड़े दंगल में बड़ा असर डालने वाली है। सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरें आपको बता दें कि वो कौन सी 3 बड़ी खबरें हैं जो सीधे सीधे चुनावों से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। पहली बड़ी खबर, मिशन 2022 के लिए योगी आदित्यनाथ का नया चैलेंज निषाद फैक्टर है। जी हां, उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के लिए निषाद जरूरी है। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या निषाद नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और अगर वो नाराज है तो फिर उन्हें मनाने की बीजेपी कवायद क्या कर रही है। बीजेपी को निषाद पार्टी के एक अल्टीमेटम के बाद अब योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे, कैसे मनाएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। और निषाद पार्टी का पूरा फैक्टर और निषाद जाति कितनी महत्वपूर्ण आगामी विधानसभा चुनावों के लिए, वो भी आपको समझाएंगे। और दूसरी बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां मंत्रिमंडल में फेरबदल अब लगभग तय हो चुका है। 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला सामने आया है, लेकिन कैप्टन के ये 3 डिप्टी सीएम आखिर होंगे कौन, ये बड़ा सवाल है। और अब तीसरी बड़ी खबर भी पंजाब से है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मिशन पंजाब पर हैं। जी हां, वो पंजाब जाने वाले हैं। मकसद क्या है, क्या चाहते हैं, इस पर भी हम आपको देंगे जानकारी। अरविंद केजरीवाल की नजर दिल्ली के बाद अब पंजाब पर है। पंजाब में क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी की, इस पर भी करेंगे हम चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। यूपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक नया चैलेंज है। निषाद पार्टी ने बीजेपी को एक अल्टीमेटम दे दिया है। बड़ी खबर यह है कि यूपी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को यह चैलेंज निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने दिया है। और इसका बड़ा बयान आप बता दें कि हमारे मुद्दे अगर नहीं सुलझाए गए तो 2022 में बीजेपी की जीत मुश्किल है। ये एक महत्वपूर्ण बयान। संजय निषाद ने आगे ये भी कहा कि अगर निषाद पार्टी दुखी हुई तो बीजेपी खुश नहीं रहेगी। अब उनके इस दावे में कितना दम है और योगी आदित्यनाथ के लिए निषाद फैक्टर कितना जरूरी है, ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले सुनिए संजय निषाद ने अपने इस बयान से कैसे बीजेपी की चिंताओं को बढ़ा दिया। हम लोग कांग्रेस सपा बसपा सबको वोट दिया, सबने छला था। 2019 में मोदी जी के साथ आया, सपा बसपा एक हो गई, लेकिन फिर भी हमारे वोट इतने थे कि मैं मोदी के साथ 40 सीटों पर मैं बेहतर प्रदर्शन करा जिताया। 65 सीटें भाजपा जीती। सरकार ने और बड़ी शीर्ष नेतृत्व से हमसे कहा था, भाई देखो राष्ट्रीय मुद्दे बड़े बड़े हैं, हल करने के लिए हमें समय दे दो। धारा 370 और तमाम है, और फिर हम आपके मुद्दे को हल करेंगे। लेकिन 2 साल बीत गए, वो हुआ नहीं, तो मेरा समाज आंदोलित हो गया और गुस्से में आ गया कि भैया जैसे कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा ने दिया, बसपा ने उसी तरीके से ये कर रहे हैं। वादा किया था भाजपा ने कि हम मंत्रालय देंगे आपको, आप अपने समाज की सेवा करो। अगर हमें आप मंत्रालय दिए होते तो शायद इस तरीके से घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाती, और इस तरीके से हमारे समाज के साथ कानून बना के अन्याय नहीं कर पाते ये अधिकारी, जो कर्मचारी जो वोट को खराब किए हैं। तो पूरी बात को नड्डा साहब ने सुना, अमित शाह ने सुना। ये संदेश जल्दी पहुंचा दीजिए, नहीं तो 2022 बहुत कठिन हो जाएगा। भाई निषादों को दुख देकर भाजपा सुख नहीं प्राप्त कर सकती है। और अब भारतीय जनता पार्टी को अगर सुख चाहिए तो उन्हें संजय निषाद को मनाना होगा। अपने बयान में संजय निषाद ने जिन 2 मुलाकातों का जिक्र किया है वो 10 दिन पहले हुई है। उसकी तस्वीरें भी अब हम आपको दिखाते हैं। इसी मुलाकात का जिक्र 10 जून की तारीख, जब अमित शाह ने इन पार्टी के नेताओं से बात की। आप देख रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। जो 2 मुलाकातें हुई है वो पहली है संजय निषाद अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे, जबकि 15 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के बाद निषाद पार्टी का दावा था बीजेपी के साथ उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन अब अगर तेवर बदल गए हैं संजय निषाद के, सुर बदल गए हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स की टैक्टिक्स है? ये समझना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के यूपी में निषाद फैक्टर के मायने क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 135 विधानसभा सीटें हैं जहां पर निषाद जाति के वोटर्स
ड्राइविंग फैक्टर हैं। आप देखिए 135 विधानसभा सीटों पर इनकी सीधी सीधी पकड़ है। जीत और हार का फासला तय करते हैं निषाद जाति के वोटर्स। गोरखपुर की बात करें, यहाँ पर 9 सीटों पर 6 लाख वोटर्स है और वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। मल्लाह, केवट और निषाद जाति को अगर इन टोटालिटी देखा जाए तो इनकी संख्या 12% है, यानी ये उतना ही परसेंटेज है जितना ब्राह्मण जाति के वोटर्स का परसेंटेज उत्तर प्रदेश में है। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहां पर निषाद वोटर्स का दबदबा बहुत है। हमने जैसे कि आपको गोरखपुर, जो कि योगी आदित्यनाथ का चुनाव क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और साथ ही वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उसकी स्थिति बताई कि वहां पर निषाद जाति के वोटर्स कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में है। और अब आप ये उत्तर प्रदेश का मैप देखें और इसमें उन जगहों को देखें जिनमें गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी के साथ ही इलाहाबाद, फतेहपुर, सहारनपुर और हमीरपुर, ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं। इन जिलों में अलग अलग विधानसभा सीटों पर निषाद वोटर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है। उत्तर प्रदेश में निषाद राजनीति किस तरह से करवट ले रही है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। 2019 से पहले निषाद पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा और निषाद पार्टी ने एनडीए का साथ चुनना बेहतर समझा। और संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से सांसद भी हैं। बीजेपी का साथ, एनडीए का साथ निषाद राजनीति को सुहाता है, लेकिन अब जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये सीटों के बंटवारे को लेकर हो सकती है, मंत्रिमंडल में जगह को लेकर हो सकती है, जैसा कि आपने बयान में सुना। अब हमारे सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं इस बड़ी खबर पर। रुचि, लखनऊ से आप हैं, आप लगातार राजनीति देख रही हैं। निषाद पार्टी की क्या ये टैक्टिक्स प्रेशर पॉलिटिक्स की है, हम माने? जी हाँ, इसका प्रेशर पॉलिटिक्स ही कह सकती हैं, क्योंकि निषाद पार्टी एकाएक सुर्खियों में आ गई जब 2018 में बाई इलेक्शंस हुए, जब बीजेपी की बहुमत की सरकार आई यूपी में 2017 में। उसके बाद 2 सीट्स खाली हुई, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर की सीट और एक उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की इलाहाबाद प्रयागराज की फूलपुर की सीट। इन दोनों पार्टीज में समाजवादी पार्टी ने अलायंस किया निषाद पार्टी से और दोनों पार्टी बीजेपी सत्ता में थी। ये दोनों सीट्स जीत ली समाजवादी पार्टी ने। तब से निषाद पार्टी की ताकत और ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि बढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद पिछले चुनाव में जैसा आप बता रही थी कि इन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया और सपा को छोड़ दिया, तो सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। लेकिन आप अगर पूरे उसमें देखेंगे तो निषाद वोट मायने जरूर रखता है। पिछले चुनाव में आपने देखा था कि प्रियंका गांधी ने किस तरह से वोट यात्रा निकाली थी, गंगा के किनारे उनकी ये वोट चली थी और इन्हीं निषादों को, मल्लाहों का वोट वो अपनी तरफ खींचना चाहती थी। लेकिन अगर आप बीजेपी के उसमें देखेंगे तो इतना ज़्यादा उनके लिए वो ठीक है, बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेके चलना चाहती है कि जिससे चुनाव में उसका ज़रा सा भी नुकसान ना हो। तो निषाद पार्टी को भी वो अपने से अलग नहीं करना चाहती है। लेकिन अगर निषाद पार्टी ज़रूरत से ज़्यादा मांगेगी तो बीजेपी लगता नहीं है कि उनके प्रेशर में आएगी। मीनाक्षी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास फॉर्मूला क्या हो सकता है उन्हें मनाने का? क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह देना तो आगे की बात है, वो तो सरकार बनने पर होगा, लेकिन सीटों के बंटवारे में तो भूमिका उन्हें तय करनी होगी। देखिए, जो विधानसभा की सीट है वो तो चुनाव अगले साल फरवरी में है। ऐसा कहा जा रहा है कि निषाद पार्टी अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उस पर भी अपना दावा ज़्यादा ठोक मांग रही है और बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतना देने को तैयार नहीं है। तो राजनीति में इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जाती है। नेता एक तरह की धमकी देते हैं और बार्गेन फिर उसमें होता है और थोड़े पे, कम पे या ज़्यादा पे राजी हो जाते हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी किस तरह से रूठी हुई निषाद पार्टी को मनाती है। बिल्कुल अकोमोडेट करती है। शुक्रिया रुचि, पूरी जानकारी के लिए आपका। आप लगातार नजर बनाए रखें। और अब हम उत्तर प्रदेश के बाद आपको ले चलते हैं अगले चुनावी राज्य पंजाब, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस में जबरदस्त माथापच्ची चल रही है। हालांकि पंजाब कांग्रेस में घमासान खत्म करने के लिए अब जल्द ही आला कमान भी फैसला ले सकता है और सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है और 3 डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं।
सोर्सेस के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है, अमरिंदर मंत्रिमंडल में फेरबदल के पूरे कयास हैं और 22 जून को कांग्रेस पैनल से मुलाकात करने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर। 22 जून को ही सोनिया गांधी से कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात हो सकती है और सिद्धू की भी मुलाकात हो सकती है। यानी अमरिंदर जो अभी तक इस बात को लेकर अड़े हुए थे कि वो बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहते, लेकिन खबर यह भी थी कि वो 3 डिप्टी सीएम पर मान सकते हैं या 2 डिप्टी सीएम पर मान सकते हैं, तो वही खबर अब कुछ सच साबित होती हुई नजर आ रही है जो हमें सोर्सेस के हवाले से मिल रही थी। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस आला कमान की ओर से पंजाब कांग्रेस में सुलह का फॉर्मूला क्या तय किया गया है और सूत्रों के मुताबिक आप ये देखिए 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और इनमें नाम कौन कौन से होंगे जाहिर है अभी ये साफ नहीं हुआ है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ ही बने रहेंगे, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा और नाराज नेताओं को मनाया जाएगा। और अगर मंत्रिमंडल का विस्तार दिया जाता है तो कद के हिसाब से पद भी दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल में फेरबदल पंजाब में हो सकता है, 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और अध्यक्ष पद सुनील जाखड़ के पास ही रहेगा, यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। और पंजाब के 3 डिप्टी सीएम के दौर में कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका का नाम भी आगे चल रहा है रेस में। उनसे बात की हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने। हाँ, ये सच है कि कुछ बदलाव होने वाले हैं, जिसमें आप सोचिए पार्टी सत्र पे भी बदलाव होंगे, कैबिनेट में भी बदलाव होंगे, ये सच है। लेकिन क्या बदलाव होंगे, ये मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस हाईकमान की जल्दी मीटिंग तय होने वाली है कुछ दिनों में और उसके बाद ये सब चर्चाएं जो है वो आपके सामने आएंगी। सच्चाई कुछ और है और सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, सोनिया गांधी जी आपस में मीटिंग करेंगे तो आपके सामने आ जाना, जो कुछ भी होगा अब सामने आएगा। अब पंजाब की पॉलिटिक्स को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि वहां पर कौन से गुट की ताकत कितनी ज्यादा है। दरअसल ये घमासान पूरा गुटबाजी को लेकर है और इसमें सबसे मजबूत गुट जो अब भी नजर आता है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जिनके पास 50 से ज्यादा विधायक मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। इनके बाद आता है नाम नवजोत सिंह सिद्धू का, जिनकी कैप्टन के साथ जबरदस्त खींचतान चल रही है। उनके साथ ही 15 से 20 विधायक हैं। कम जरूर है संख्या लेकिन मजबूत है संख्या। प्रताप सिंह बाजवा जिनके साथ 4 विधायक हैं, जबकि पंजाब में 10 में से 12 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आपने बाजवा को अभी 1-2 दिन पहले ही सुना, उन्होंने कहा कि पार्टी में जिसका बड़ा कद है उसे उसके कद के हिसाब से पद भी मिलना चाहिए, उनकी हैसियत पर ध्यान देना चाहिए पार्टी को। और अब आपको बताते हैं कांग्रेस ने जो पैनल पंजाब में कांग्रेस के घमासान को खत्म करने की कोशिश में लगाया है, उनमें वो 3 चेहरे कौन हैं। इन 3 सदस्यों की कमेटी में है मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल। सोनिया गांधी चुनाव से पहले इन्हीं तीनों को पंजाब कांग्रेस की लड़ाई को सुलझाने का जिम्मा दे चुकी हैं। अब कोशिश यही है कि विवाद सुलझ जाए और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इंतजार करना होगा सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू की मुलाकात का। और अब एक और बड़ी खबर, कांग्रेस का ये पैनल सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है और इस रिपोर्ट की कुछ बातें भी सोर्सेस के हवाले से हमारे सामने आ रही हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक सीएम का बदलना जरूरी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर की स्थिति हमने आपको पहले ही बताई कि 50 विधायक उनके साथ खड़े हुए हैं। कैप्टन के नेतृत्व में ही ऐसे में चुनाव लड़ा जाएगा। हमारी इस 3 सदस्यीय कमेटी में से एक जेपी अग्रवाल से जब बात हुई थी तो उन्होंने भी इस संभावना से इनकार नहीं किया था। अब सिद्धू को अच्छा पद मिले, सारी कवायद नवजोत सिंह सिद्धू की भी इस बात की थी। ये आप देखिए कि इस रिपोर्ट में और क्या बातें शामिल हैं। संगठन के खाली पदों को भी भरा जाए, चुनाव नजदीक है और अगर आपसी खींचतान इसी तरीके से चलती रही तो इसका पार्टी को नुकसान होगा। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़े हुए हैं। नाराज गुट की नाराजगी को दूर करने के लिए पुनीत, क्या तैयारियां हुई है? जो रिपोर्ट है कमेटी ने सौंप दी है सोनिया गांधी को, उनमें और क्या क्या बातें हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी है कमेटी ने, उसके अंदर जो नाराज गुट है उसकी बातों को काफी ध्यान से सुना गया है, क्योंकि लगातार मैराथन जो बैठक है वो चलती रही है पंजाब के अलग अलग कांग्रेस लीडर्स के साथ और ज्यादा, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया और ऐसे में नाराजगी बहुत ज्यादा थी पंजाबी
कि जो कांग्रेस के एमए के अंदर। और अब क्योंकि जो फॉर्मूला तय किया गया उसमें यह तय किया गया है कि 3 उप मुख्यमंत्री जो हैं वो पंजाब में दिए जाएंगे, जिसमें सुनील जाखड़ जो है वो सीधे तौर पर अध्यक्ष पद में बने रहेंगे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो दलित चेहरा जो है उसको सामने रखा जाएगा उप मुख्यमंत्री के लिए पंजाब के अंदर, ऐसा सामने आ रहा है। और ऐसे में जो राजकुमार वेरका हैं वो अमृतसर से रिप्रेजेंट करते हैं और उनका नाम जो है वो आगे चल रहा है इस समय। और खुद राजकुमार वेरका भी ये मानते हैं कि संगठन में कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो होने वाला है और जल्द इसमें कोई बदलाव भी होगा। जी बिल्कुल पुनीत, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मास्टर तारा सिंह जी जो हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और बहुत पुराने नेता हैं, वो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण जी आंध्र प्रदेश से जूम ऐप से जुड़े हैं। मुकेश जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ आपको अगली खबर इसके बाद ही मिलेगी ना, बैठक के बाद। बैठक तो वजह आ जाइए भाई प्लीज। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिर किसमें कितना दम है। ये कवायद पूरी इसी से जोड़कर आप देखिए कि चिराग पासवान अब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चिराग पासवान ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं। बड़ा इम्तिहान है दरअसल ये चिराग पासवान का। उनकी कोशिश ये है कि एलजेपी की कमान उनके हाथ में रहे और वो ये मान रहे हैं कि एलजेपी अभी भी वो है जिसकी अध्यक्षता वो कर रहे हैं, लेकिन वही उनके चाचा पशुपति पारस लगातार ये कह रहे हैं कि पार्टी में अध्यक्ष चुन लिया गया है। इकाइयों को उन्होंने भंग कर दिया। चिराग पासवान को सुने। मैं शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। रामलाल पासवान अमर रहे, रामलाल पासवान अमर रहे, रामलाल पासवान अमर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद।
चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ दिल्ली में उनकी बैठक और शपथ दिला रहे हैं कि वो लोक जनशक्ति पार्टी और इस पार्टी के कानूनों का पालन करेंगे। दरअसल चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी में मची खलबली के बीच चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और अब चिराग आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उधर अगर पशुपति पारस की बात की जाए तो पार्टी अध्यक्ष के पद के चुनाव में वो खुद अध्यक्ष पद पर काबिज हो चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि ये गलत है। इस वक्त की बड़ी खबर, इधर पशुपति पारस एलजेपी की सभी इकाइयों को भंग कर चुके हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद ये लग रहा है कि वाकई में क्या इकाइयां भंग हुई हैं। ये या तो ये बैठक सही हो सकती है या फिर वो बैठक सही हो सकती है जो पशुपति पारस ने बुलाई है। अब असली एलजेपी किसकी है, चिराग पासवान की या पशुपति पारस की? क्योंकि दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। इम्तिहान चाचा का भी है, इम्तिहान भतीजे का भी है, लेकिन इम्तिहान में पास कौन होगा ये कौन तय करेगा? इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आनंद पांडे जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आनंद, दावे हैं लेकिन हकीकत क्या है, कौन कितना ताकतवर है? जी देखिए, बिल्कुल सवाल यही है कि असली एलजेपी कौन सी है और नकली एलजेपी कौन सी है। और मामला पहले से चुनाव आयोग पहुंच चुका है, तो ये चुनाव आयोग ही तय करेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो सिंबल और जो फ्लैग है वो किसके पास रहता है, क्योंकि सारी लड़ाई उसी सिंबल को लेकर है। क्योंकि 20-21 साल से जब से लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ है, तो जो वोटर्स हैं वो रामविलास पासवान को और लोक जनशक्ति पार्टी को उसी सिंबल से पहचानते, बंगला छाप जो इनका सिंबल है। और ऐसे में अभी शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है दोनों तरफ से। और आपको बता दूं कि आज की इस कार्यकारिणी के बाद जो हमको जानकारी मिली है उसके मुताबिक चिराग पासवान जो है वो बिहार के दौरे पर निकलेंगे। 5 जुलाई को रामविलास पासवान जो कि उनके पिता थे, उनका जन्मदिन था, और ये बताया जा रहा है कि 5 जुलाई से ही वो अपने बिहार के दौरे की शुरुआत करेंगे। और आनंद, बस छोटी सी बात बताएं, चुनाव आयोग में जाके चुनौती क्यों नहीं दे रहे? ना चाचा भतीजे को दे रहा है, ना भतीजा चाचा को दे रहा है। देखिए, पहले से ही दोनों गुटों ने अपने अपने दावे चुनाव आयोग के सामने पेश कर दिए हैं। दोनों ने ही ये दावा किया है कि असली एलजेपी वो है और उनके साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समर्थन है। अभी चुनाव आयोग में जब सुनवाई इस मामले पे शुरू होगी तो तब ये तय होगा, उसका फैसला आएगा कि असली एलजेपी कौन है, जो सिंबल जो है वो किसके पास रहेगा। लेकिन उसके पहले ही शक्ति प्रदर्शन की कवायद की जा रही है, सारे जो भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। क्योंकि जब सुनवाई शुरू होगी चुनाव आयोग में तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि सिर्फ पेपर नहीं है बल्कि फिजिकली भी इन तमाम लोगों ने। बिल्कुल, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया आनंद। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। पीएम मोदी ने बुलाई है एक बैठक। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली से आने कर दिया इनकार। आखिर क्यों? एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।